निकला, तुम्हें कौन मेरे नाम का अक्षर निकला, वो जिन्हें जोम था वो दरिया भी मुझी में डूबे, मैं के कतरा नजर आता था समुंदर निकला। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करे हिंदुस्तान के चहीते लीडर, अक़लियतों की बेबाक आवाज, हमारे अपने मसाइल को ऐवान में बुलंद करने वाले जनाब इमरान प्रताप गढ़ी। मालेगांव की तारीखी सरजमीन के सामने बड़ी तादाद में मौजूद मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां मुझे लाउड स्पीकर के जरिए सुन रही मेरी माओ और बहनों, भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन, आज का ये तारीखी प्रोग्राम और आपका तारीखी इस्तकबाल, मैं मुबारकबाद दूंगा एजाज बेग साहब को, उनके साथी फारूक साहब को कि आपने खूबसूरत शाम सजाई है और बड़ी तादाद में शहर के नौजवान और बुजुर्गों को इकट्ठा किया है। यहाँ मौजूद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, प्रभारी अहमद खान साहब, पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, इब्राहिम भाईजान जी, हाजी बब्बू खान साहब, तारिक फारूकी साहब, जमील क्रांति साहब, निजामुद्दीन राइन साहब, बिहार के स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब और झारखंड की सरजमीन से आए हुए बुनकरों के बड़े नेता, बुनकरों के लिए बड़ा करने का वक्त है आपसे गुफ्तगू करने के लिए। बाहर जो साथी इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अंदर आ जाएं। मैं थोड़ी देर आपके बीच में संजीदा गुफ्तगू करूंगा और फिर उसके बाद आप अगर कहेंगे तो आपको थोड़ी बहुत शायरी भी सुनाऊंगा। कवि साहिर ने कहा कि कितनी आसाइशें हंसती रही हैं वानों में, कितनी आसाइशें हंसती रही हैं वानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे, मेरे हाथों ने बुनी रेशमी पोशाकें मगर मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। दोस्तों, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के साल भर पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा, संसद में पहुंचा, तो मेरे जहन में यह था कि मैं जब उस ऐवान में पहुंचूंगा और पूरा मुल्क मुझे सुनेगा तब मुझे कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है, जिन्हें उठाना है। सबसे पहले मेरे जहन में ख्याल था कि जब मैं पार्लियामेंट पहुंचूंगा तो बात करूंगा तो शुरू करूंगा नजीब की मां के आंसुओं का दर्द बयान करूंगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों का दर्द बयान करूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों की बढ़ी हुई फीस का मुद्दा उठाऊंगा, जामिया के बच्चों की बात करूंगा। लेकिन वहीं कहीं मेरे जहन में यह भी था कि जब मैं खड़ा होऊंगा उस ऐवान में तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं एक ऐसे समाज की आवाज बन करके उस ऐवान में बोलूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है। और आपको वो दिन याद होगा कि जब मुझे मौका मिला तो मेरी जो दूसरी स्पीच हुई पार्लियामेंट में वो बुनकर समाज पर थी और मैंने उस ऐवान में खड़े होकर के ये कहा कि एक ऐसा समाज जो इस देश को कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है वो बुनकर उद्योग है। उस बुनकर उद्योग को तबाह कर दिया है हुकूमत ने पिछले 9 साल में। वो उद्योग जिसे पावर लूम इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसे हैंडलूम इंडस्ट्री कहा जाता है, उसे तबाह कर दिया इस सरकार ने, क्योंकि वो आपकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने पे लगे हुए हैं। कभी तनवीर ने एक शेर कहा था कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाता है, तमाम शहर को लंका बनाया जाता है, हमें जलाओ ना यारों के वो कपास है, हमें मिला के तिरंगा बनाया जाता है। मैं जब ऐवान में खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि स्पीकर साहब, मैंने देखा है भिवंडी के लोगों का दर्द, मैंने देखा है मालेगांव के लोगों का दर्द, मैंने देखा है इचल करंजी के लोगों का दर्द, मैंने देखा है
मऊ, मुबारकपुर, बनारस के लोगों का दर्द। मैंने देखा है टांडा का बर्बाद होता हुआ बुनकर उद्योग। मैंने देखा है त्रिची, गुंटूर से लेकर के, रांची से लेकर के, भागलपुर से लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जहां ये बुनकर समाज बड़ी तादाद में मौजूद है, उसके उद्योग को किस तरह साजिश करके बर्बाद किया गया। जब यूपीए की हुकूमत थी, यानी कि कांग्रेस की हुकूमत थी, तो आपको 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन भाजपा की सरकार आई तो उसने सब्सिडी घटा करके 10% कर दी और पिछले कई महीनों से वो भी मिलना बंद हो गई है। जब मैं पढ़ रहा था इस उद्योग के बारे में तो मुझे ये पता चला कि आप अपनी उंगलियों के हुनर से सिर्फ धागे से धागा नहीं जोड़ते हैं, आपने रिश्तों की भी एक डोर बांध रखी है आपस में। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके बीच में आए और आपसे गुफ्तगू करें। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अकलियती शोबे का नेशनल चेयरमैन हूं, तो मैंने ये सोचा, मैंने ये प्लान किया कि मैं हिंदुस्तान के हर शहर में जाऊंगा जहां बुनकर समाज बड़ी तादाद में रहता है और उसका दर्द सुनूंगा और उसे फिर पलट करके जा करके हुकूमत से लड़ करके आपके लिए आवाज उठाऊंगा। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो पहला प्रोग्राम हमने रांची में किया। अनवार साहब यहाँ मौजूद हैं, कई हजार बुनकर समाज के लोग आए और उन्होंने अपना दर्द बयान किया, अपनी बातें की, और फिर आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मालेगांव वालों, आप मुझे बतौर शायर जानते हैं, मैं जानता हूं इस भीड़ में तमाम ऐसे नौजवान और बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने किसी न किसी लम्हे में मेरी नज़्में सुनी है और मेरे लिए अपने मुसल्लों पे बैठ के दुआएं दी हैं। मैं जानता हूं कि जब मैं मदरसों की नज़्म पढ़ता था तब आप मेरे लिए दुआएं करते थे कि अल्लाह इस बच्चे को हिफाजत रखे। मैं जानता हूं कि जब मैं नजीब की माँ के आंसुओं को नज़्म बनाता था तो आप भी मेरे साथ रोते थे। जब मैं फलस्तीन पर नज़्म पढ़ता था तो आप भी मेरे साथ गुनगुनाते थे। जब मैं कश्मीर पे नज़्म पढ़ता था तो मैं जानता हूं कि आप भी मेरे साथ दुआएं करते थे कि इन सब मसलों का कोई हल निकले। लेकिन फिर आपने देखा कि एक दिन मैं सियासत में चला गया, बहुत सारे साथी नाराज भी हुए, बहुत सारे साथी खुश भी हुए। एक शायर बिरादरी का आदमी जो है वो सियासत में चला गया। मैं क्यों चला गया सियासत में? आज यहाँ आने का मकसद ये भी था कि मैं आऊं और आपके बीच में बात करूं, आपसे संवाद करूं, आपसे गुफ्तगू करूं। मुझे याद है कि मैं 2017 में जब पहली बार राहुल गांधी जी से मिला तो 2-3 मुलाकातों के बाद उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान, तुम अक़लियतों के मसले पर नज़्में पढ़ते हो, लेकिन कभी सोचा है कि इन मसलों के हल कैसे निकलेंगे, या हमेशा सारी जिंदगी नज़्में ही पढ़ते रहोगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि हल निकले, लेकिन कैसे निकलेगा आप बताइए, इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आया हूं कि हल निकले। तो उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो कि इन मसलों के हल निकले तो खुद सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। मैंने उनकी बात पे आमीन कहा और मैंने सियासत का रुख किया और आज यहाँ बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सामने खड़ा हूं। हमने जब इस प्रोग्राम को प्लान किया तो इसका नाम हमने भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन रखा। जब एजाज भाई आए थे मेरे पास दिल्ली, नासिर नजीर साहब आए थे, फारूक साहब आए थे मेरे पास दिल्ली, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इमरान साहब मालेगांव आइए। तो मैंने कहा मालेगांव में तो बहुत सारे लोग थे जो छोड़ छाड़ के चले गए हैं, कुछ बचा है क्या अभी? तो उन्होंने कहा कि हम बचे हैं और हम लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आपने आवाज दी है तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा और मैं आज हाजिर हुआ। रियाज भाई यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूं, इस बात की परवाह मत करिए कौन बचा है, कौन चला गया, कौन नहीं है, ये सोचना छोड़ दीजिए। आज आपके सामने जो हजारों की आवाम बैठी है, ये दरअसल मुद्दों पर अगर आपके साथ खड़ी है तो इनसे बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता। मेरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा चली कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा था। मैं मालेगांव में खड़ा हूं। मैं महाराष्ट्र में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके किसी जलसे में आया हूं तो सबसे पहले मैंने मालेगांव को चुना है। मैं मालेगांव से शुरुआत कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं ये वो शहर है जिसने मुझे दुआएं दी हैं। भले ही यहाँ मुशायरों में कम आया, शायद एक आध बार ही आया, लेकिन ये अदब को मोहब्बत करने वाला शहर है।
अदब को पालने और पोसने वाला शहर है। मैं इस शहर में खड़ा होकर के बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे एक वादा करता हूं। उस दिन जब एजाज साहब आए थे और उनके साथी आए थे तो हमने इनसे पूछा था कि मैं उस शहर में अभी तक नहीं आया हूं, लेकिन अगर आऊं तो वहां के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। अब तो खुदा ने मेरे हाथ में ताकत दी, पहले जबान में ताकत थी, अब तो कलम में भी ताकत दे दी है। बताइए मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। तो उन्होंने कहा था कि इमरान साहब दो बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं उस शहर से, काजी अब्दुल अहद अजहरी साहब और हाफिज साजिद हुसैन अशरफी साहब। अगर इनसे मंसूब करके कुछ कर सकिए तो बताइए। तो मैंने एजाज साहब से उस दिन वादा किया था कि आप लोग कॉर्पोरेशन से जमीन तलाशिए, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने फंड से एक शानदार लाइब्रेरी इन दोनों के नाम से मंसूब करके मालेगांव में बनाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि यहां तालीम पर कुछ बुनियादी काम हो सके। लोग आएंगे जाएंगे वो सब परवाह छोड़ दीजिए, मैं कुछ बुनियादी काम के लिए, तमाम सियासी रहनुमा आपके बीच में आते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि आप हमारे साथ खड़े होइए तब हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर अलग ऐलान कह सकता हूं कि मैं वो आदमी हूं कि जिसने पहले देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के बुनकरों की आवाज उठाई, उसके बाद बुनकरों के बीच में आकर के कह रहा है कि मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, मुझे अपने मसले बताइए, मैं आपके लिए खड़ा हूं। क्योंकि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं चुप नहीं हूं, मैं जानता हूं कि दौर मुश्किल है, मैं जानता हूं कि वक्त मुश्किल है, आवाजें खामोश की जा रही हैं, होठों पे ताला लगाया जा रहा है, जिंदान खुले हुए हैं, डराया जा रहा है। लेकिन मैं उसको गवाह बना के कहता हूं कि एक लम्हा भी पिछले तमाम वक्त में ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने आपकी परवाह के बगैर गुजारा हो और बिना आपके लिए लड़ते हुए गुजारा हो। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, आपकी आवाज बनकर के दोनों जगह मुसलसल पूरी मजबूती से बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं साथियों कि वक्त की तब्दीलियों को पहचानिए, वक्त के साथ चलिए। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, मुत्तहिद होने से काम चलेगा। इन दिनों जब मैं कभी सोचता हूं तो मैं मौलाना आजाद को अक्सर याद करता हूं और उनका जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दिया गया वो तारीखी भाषण भी याद करता हूं, जब उन्होंने वहां खड़े होकर के ये कहा था कि अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो, घबराओ मत, ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क हमारा है और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले तुम्हारी आवाज के बिना अधूरे रहेंगे। मैं अक्सर इसे याद करता हूं और ये सोचता हूं कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है, लोगों को लगता है कि आईन को पामाल किया जा रहा है, जमहूरियत को कुचला जा रहा है, ऐसे वक्त में हमें मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के खड़े होने की जरूरत है। और इसी कोशिश के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। क्यों शुरू की भारत जोड़ो यात्रा? 4000 किलोमीटर पैदल। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? 4000 किलोमीटर पैदल, हर दिन 25 किलोमीटर मुसलसल 4.5-5 महीने वो शख्स चलता रहा, लाखों का हुजूम लेकर के। क्यों चलता रहा? सिर्फ एक नारा था उसके लब पर, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, नफरत को कम करने की कोशिश। मैं बताता हूं, मीडिया के साथी मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की? तब मैं उनसे कहता हूं कि राहुल गांधी जानते हैं इस देश में, इस मुल्क में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का रुख किया और नफरत को कम करने का बीड़ा उठाया और उसी का असर हुआ। अभी कर्नाटक का रिजल्ट आया, आपने देखा। तमाम ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई, बुरी तरह हार गई। प्रधानमंत्री रोड शो पे रोड शो करते रहे, अपने मेयार से नीचे जाकर भाषण देते रहे, होम मिनिस्टर भाषण देते रहे, पूरी भाजपा भाषण देती रही। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? मोहब्बत जीत गई और नफरत हार गई। और उसका असर क्या हुआ? जैसे ही रिजल्ट आया, कांग्रेस की सरकार बनने का ऐलान हुआ, सबसे पहला तोहफा क्या मिला मुल्क को?
2000 का नोट बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने 2000 का नोट बंद कर दिया। अच्छा, उन्होंने भी सोचा होगा कि जो नोट हमारे चुनावी काम नहीं आ सका उसे बंदी कर दिया जाए, क्या फायदा। तो उन्होंने 2000 की नोट बंद कर दी। ये कह दिया कि ये नोट जो है अब आप बदलवा सकते हैं लेकिन चलेगा नहीं। तो इसका मतलब अब नोट की हालत बिल्कुल 2000 के नोट की हालत बिल्कुल अडवाणी जी जैसी हो गई है कि ये चलन में तो रहेगी लेकिन इसका कोई असर नहीं रहेगा। 2000 की नोट बंद कर दी उन्होंने। उसके बाद इमेज मेकओवर के लिए दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अभी घूम करके वापस लौटे। मेरे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हुकूमत, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली हुकूमत। मैं महाराष्ट्र में खड़ा होकर के कह रहा हूं, 3 बड़े सूबे थे जहां जमहूरियत को लूट करके सरकार बनाई गई थी। एक था मध्य प्रदेश, एक था कर्नाटक और एक है महाराष्ट्र। कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में इलेक्शन होगा तो वहां का रिजल्ट कर्नाटक से भी शानदार होगा। और जिस दिन महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा तो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क देखेगा कि इस महाराष्ट्र में जिन्होंने जमहूरियत को लूट करके महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराई है, वो देखेंगे कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये यहाँ पे खड़ा होकर के कह के जा रहा हूं। और आजाद साहब, इस सफर में तमाम लोग ऐसे हैं जो छोड़ के जाएंगे, जाने दीजिए, बहुत सारे लोग चले गए। मैंने तो कभी एक शेर कहा था कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल फूल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई में वही खड़ा होगा जिसमें हिम्मत होगा। मैं खड़ा हूं संसद में भी और संसद के बाहर सड़क पर भी। मैं हजार किलोमीटर का सफर तय करके हर दिन किसी न किसी शहर में जाकर के लोगों को बेदार कर रहा हूं। मैं कल हैदराबाद में था, उससे पहले रांची में था, उससे पहले कर्नाटक में था, केरल में था, तमिलनाडु में था, बिहार में था, यहां खड़ा हूं। तो आपसे यही कहने आया हूं कि नहीं डरिए मत। मोहब्बत को आखिरकार जीतना है और नफरत को हारना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बस वक्त की आंख से आंख मिलाइए, बेदार रहिए, वक्त की नब्ज को पकड़ के रखिए, क्योंकि वक्त बहुत बेरहम होता है। मेरी नई नस्लों, वक्त बहुत बेरहम होता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त बहुत बेरहम होता है, वक्त की नब्ज को पकड़ करके चलना है। और अगर आप इसी तरह चले तो यकीनन आने वाला दिन इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा है। लड़ाई थोड़ी मुश्किल